Hello everyone, myself Rakhi Miti, Assistant Professor, Department of Chemistry, GDB Girls College, कोटा। हमारा टॉपिक चल रहा है फेज रूल। उसमें आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फेज रूल, प्रावस्था नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं वन कंपोनेंट सिस्टम, एक घटक तंत्र। जल तंत्र, गंधक तंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र, फास्फोरस तंत्र आदि वन कंपोनेंट सिस्टम में आते हैं। यहाँ पर हम केवल 3 तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, वाटर, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड। एक घटक तंत्र में कार्बन सी जो है वो कंपोनेंट 1 है, तो फेज रूल हो जाएगा आपका F = C - P+2 होता है। सी की वैल्यू रख दीजिए 1, तो F = 3 - P। किसी तंत्र में प्रावस्था की न्यूनतम संख्या 1 हो सकती है, अर्थात P = 1, अतः स्वतंत्रता की कोटि का अधिकतम मान 2 होगा। अर्थात तंत्र के पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अधिकतम 2 चरों की आवश्यकता होगी, जो क्रमशः ताप और दाब हैं। चूँकि किसी एक घटक में प्रावस्था का संगठन बदलता नहीं है, अतः ये चर नहीं है। चूँकि स्वतंत्रता की कोटि का मान 0 हो सकता है, अतः उपरोक्त समीकरण के अनुसार अधिकतम मान 3 होगा। उपयुक्त कथनों में से 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक घटक तंत्र को 2 चरों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फेज डायग्राम को 2 अक्ष ताप और दाब द्वारा समझाया जा सकता है। इसे हम बोलते हैं ताप दाब आरेख, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम। एक घटक तंत्रों में अधिक से अधिक 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में रह सकती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर सिस्टम। जल एक कंपोनेंट सिस्टम है। इसकी 3 प्रावस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल और वाष्प। बर्फ ठोस है, जल लिक्विड है, वाष्प गैस है। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर प्रेशर आपको डायग्राम दे रखा है वो इस टाइप से है। आप इसको एक बार देखिए। जल तंत्र का प्रावस्था आरेख प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम बंद पात्र में जल और वाष्प लिए जाते हैं। अब इस पात्र के ताप में परिवर्तन किया जाता है और जल के वाष्प दाब को मापा जाता है। ताप और दाब के इन मानों से भिन्न भिन्न हमें वक्र प्राप्त होते हैं। जल तंत्र का प्रावस्था आरेख दर्शाया गया है, जिसमें प्राप्त वृक्कों के प्रतिच्छेदन बिंदु तथा वृक्कों से घिरे क्षेत्रों की दर्शाया गया है। जल तंत्र के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। वृक्क OA, OB और OC, जो कि एक चर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। इन वृक्कों से घिरे जो क्षेत्र होते हैं वो द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों वृक्क बिंदु O पर मिलते हैं, जो कि एक त्रिक बिंदु हैं तथा अचर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। अब हम इन वृक्कों, क्षेत्रों तथा त्रिक बिंदु की सार्थकता पर बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा कर्व्स OA। यह वृक्क ठोस वाष्प साम्य प्रदर्शित करता है, अतः इसे उदरपातन वृक्क भी कहा जाता है, सब्लिमेशन। इस वृक्क पर निम्न साम्य स्थापित रहता है, बर्फ से वाष्प। इस वृक्क पर 2 प्रावस्थाएं विद्यमान हैं, P = 2। चूँकि तंत्र में घटकों की संख्या 1 है, अतः ये मान प्रावस्था में रखने पर F = 1 - 2 + 2 = 1, अर्थात वृक्क पर तंत्र की स्वतंत्रता कोटि की संख्या 1 है। इस प्रकार तंत्र को व्यक्त करने के लिए केवल एक चर ताप या दाब की आवश्यकता होती है। दूसरा चर स्वतः निश्चित हो जाता है। वृक्क से यह भी स्पष्ट है कि दाब के प्रत्येक मान के लिए ताप का एक ही मान संभव होगा। वृक्क A के नीचे का सिरा परम ताप तक जाता है, जिससे नीचे ताप कम करना संभव नहीं है। अब हम पढ़ते हैं वृक्क OB के बारे में। यह जो वृक्क है वो द्रव और वाष्प साम्य प्रदर्शित करता है, लिक्विड और वेपर। अतः इसे जल का वाष्प दाब वृक्क भी कहते हैं। जल और वाष्प दोनों साम्य में रहती हैं। वृक्क OA पे बर्फ और वाष्प थी, इस पे जल और वाष्प है। अतः इस वृक्क पर प्रत्येक बिंदु पर 2 प्रावस्थाएं उपस्थित हैं, C = 1, F = 1, अर्थात इस वृक्क पर भी तंत्र एक चर होगा। वृक्क पर बिंदु X का जल क्वथनांक बताता है, क्योंकि इस ताप पर जल का वाष्प दाब 1 वायुमंडल दाब के बराबर होता है।
जैसे जैसे तंत्र का ताप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ता जाता है। क्रांतिक ताप पर जल और वाष्प का घनत्व समान हो जाता है और जल उपस्थित नहीं रहता है। तो ये बिंदु बी द्वारा बताया गया है। क्रांतिक घटना एक निश्चित ताप और निश्चित वायुमंडल दाब पर होती है। थर्ड है आपका वृक्क ओसी। यह वृक्क ठोस द्रव साम्य प्रदर्शित करता है। इसे बर्फ का गलन वृक्क कहते हैं। यह इस वृक्क पर निम्न साम्य स्थापित रहता है, बर्फ से जल। इस वृक्क पर प्रत्येक बिंदु पर दो प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं। P=2, चूंकि C=1 है, F=1 है, अर्थात इस वृक्क पर तंत्र एक चर होगा। वृक्क पर बिंदु Y बर्फ का गलनांक बताता है। बर्फ के गलनांक पर वृक्क का झुकाव यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम होता है। नेक्स्ट है वृक्क OA-। इसे सुपर कूलिंग वक्र कहा जाता है। हिंदी में हम इसे अति शीतलन बोलते हैं। यहाँ जल और वाष्प दो प्रावस्थाएं हैं, परंतु जल जो होता है वो मेटा स्टेबल स्टेट में है। थर्ड है वृक्कों से घिरे क्षेत्र। विभिन्न वृक्कों द्वारा संपूर्ण क्षेत्र 3 भागों में बढ़ता है। वृक्क OA, OC और दाब अक्ष से घिरा क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं AOC। इस क्षेत्र में केवल एक प्रावस्था बर्फ है, अतः P=1, C=1। तो यह मान प्रावस्था नियम में रखने पर F=1 - 1 + 2। तो F=2। स्वतंत्रता कोटि का मान 2 प्राप्त होता है। अतः इस क्षेत्र में तंत्र को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए ताप और दाब दोनों को निश्चित करना आवश्यक है। डायग्राम से यह भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में किसी बिंदु को व्यक्त करने के लिए 2 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार इस क्षेत्र में तंत्र द्विचर होगा। सेकंड, वृक्क OA, OB तथा दाब अक्ष से घिरा क्षेत्र, क्षेत्र AOB। इस क्षेत्र में भी केवल एक प्रावस्था है। चूंकि घटकों की संख्या भी केवल 1 है, अतः प्रावस्था नियम के अनुसार इस क्षेत्र में तंत्र की स्वतंत्रता कोटि 2 है और तंत्र द्विचर है। वृक्क OC तथा OB से घिरा क्षेत्र, क्षेत्र BOC। इस क्षेत्र में केवल प्रावस्था जल द्रव है, अतः इस क्षेत्र में तंत्र को पूर्ण अभिव्यक्त करने के लिए ताप और दाब दोनों की आवश्यकता होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ एरियाज। क्षेत्रों की सार्थकता को समझने के लिए एक बिंदु A पर वृक्क OC लेते हैं। इस बिंदु पर बर्फ तथा जल 2 प्रावस्था साम्यावस्था में है। यदि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाए तो उपस्थित बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है। चित्र में यह परिवर्तन हमने डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया है। इस प्रकार स्थिर दाब पर ताप कम किया जाता है तो जल का परिवर्तन बर्फ में होगा, जो कि हमने डायग्राम में AB- लाइन द्वारा दिखाया गया है। यदि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाए तो बर्फ जल में बदलेगी और दाब कम किया जाए तो जल बर्फ में बदलता है। तो क्रमशः AC तथा AC- बिंदु की रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार के बिंदु वृक्क OA और OB पर लिए जाते हैं और क्षेत्रों की सार्थकता बताई जाती है। थर्ड हमारा कहलाता है त्रिक बिंदु। प्रावस्था आरेख में O एक ऐसा बिंदु है जहां तीनों वृक्क मिलते हैं। इस बिंदु को हम त्रिक बिंदु कहते हैं, जहां पर प्रावस्थाएं बर्फ, जल और वाष्प साम्यावस्था में है। P=3 और C=1 होता है, तो फेज रूल में इसका मान रखने पर F= आया आपका 0, अर्थात इस बिंदु पर तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 0 है, अर्थात तंत्र अचर है। इस बिंदु पर तंत्र को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए ताप और दाब के किसी भी निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती है। उनके मान तो स्वयं निर्धारित हैं, जो कि क्रमशः 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4.58 मिमी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि तीनों प्रावस्थाएं केवल एक ताप पर 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड एवं एक दाब 4.58 मिलीमीटर पर ही साम्यावस्था में रह सकती है। इनमें से किसी एक परिवर्तन करने से मात्र से एक ही 2 या प्रावस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, मित स्थायी साम्य। जब जल को ठंडा किया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है और वृक्क BO प्राप्त होता है। वृक्क पर बिंदु O पर जल का बर्फ में परिवर्तन प्रारंभ हो जाना चाहिए।
परंतु कभी कभी ताप जमाव बिंदु से नीचे होने पर भी बर्फ बनना प्रारंभ नहीं होती है और जल द्रव ही बना रहता है। यह जल का सुपर कूलिंग अति शीतलन कहलाता है। इस प्रकार वृक्क OA- प्राप्त होता है, जो कि वृक्क PO का ही विस्तार एक्सटेंशन है। वृक्क OA- पर जल और वाष्प दो प्रावस्थाएं हैं, परंतु जल मिताई स्थायी अवस्था मेटा स्टेबल स्टेट में है। जैसे ही बर्फ का एक छोटा टुकड़ा इस समय में डाला जाता है तो संपूर्ण जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। OA- वृक्क का OA के ऊपर होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक निश्चित ताप पर मित स्थायी साम्य का वाष्प दाब स्थायी के वाष्प दाब से अधिक होता है। दाब अथवा ताप में परिवर्तन करने पर होने वाले परिवर्तन, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सिस्टम। तंत्र के ताप या दाब में परिवर्तन को प्रावस्था नियम के अनुसार ही आरेख की सहायता से समझाया जा सकता है। स्थिर दाब P पर बिंदु P से S तक गर्म करने पर तंत्र में क्या परिवर्तन होंगे, या स्थिर दाब P पर किसी निश्चित ताप T जो चित्र में V बिंदु द्वारा दर्शाया गया है उस पर गर्म करने पर बर्फ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि यह तंत्र द्विचर है, अतः समान दाब P पर ताप का मान कुछ भी हो सकता है। अतः स्थिर दाब P पर बर्फ को धीरे धीरे गर्म करने पर तंत्र रेखा PQ पर Q की ओर विस्थापित होगा और बिंदु V से Q तक बर्फ स्थायी अवस्था में रहेगा। बिंदु Q पर पिघलने लगेगी तथा द्रव प्रावस्था प्राप्त होगी। जब तक बर्फ पूर्ण रूप से पिघल नहीं जाती तब तक ताप स्थिर रहेगा और इसके बाद तंत्र ताप रेखा QR पर R की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा और जब तक जल का पूरी तरह वाष्प में परिवर्तन न होगा ताप स्थिर ही रहेगा। जब जल प्रावस्था पूर्णतया अदृश्य हो जाती है तो तंत्र में केवल एक प्रावस्था वाष्प होती है और तंत्र पुनः द्विचर हो जाता है और आगे फिर ताप बढ़ाने पर वाष्प का ताप रेखा RS के सहारे बढ़ता है वह बिंदु S पर T2 हो जाता है। इस प्रकार T बिंदु पर ताप स्थिर हुए बिंदु V पर दाब कम करने पर तंत्र रेखा VU के सहारे बिंदु U पर पहुंचेगी और बिंदु B से U तक बर्फ स्थायी अवस्था में रहेगी। बिंदु U पर बर्फ उर्ध्वपातित होना शुरू हो जाएगी और वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। जब ठोस प्रावस्था पूर्णतया अदृश्य हो जाती है तो तंत्र में एक प्रावस्था वाष्प होती है और तंत्र पुनः द्विचर हो जाता है। आगे दाब और कम करने पर रेखा UW के सहारे चलने लगती है और वाष्प का दाब U बिंदु पर P2 हो जाएगा। इस प्रकार ताप व दाब दोनों में परिवर्तन होने पर तंत्र के व्यवहार का पता लग जाता है। अब हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हमने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको जो हमने आपको डिटेल में पढ़ाया। सबसे पहले साम्य में उपस्थित प्रावस्थाएं, प्रावस्था आरेख में स्थिति और स्वतंत्रता की कोटि। अब एक प्रावस्था साम्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका जल वाष्प, जल द्रव और बर्फ है, तीनों है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो प्रावस्था आरेख में इनकी स्थिति क्या है? जल वाष्प की स्थिति है वृक्क AOB के नीचे का क्षेत्र, जल द्रव की स्थिति है वृक्क OB और OC से घिरा क्षेत्र और बर्फ H2 सॉलिड की स्थिति है वृक्क AOC के बाईं ओर का क्षेत्र। तो जो वृक्क AOB के नीचे का क्षेत्र है उसके इस वाले क्षेत्र में आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है F = C - P+2। C और P यहाँ पे 1 1 है तो F की वैल्यू होगी आपकी 2। अब ये 2 कंपोनेंट सिस्टम, सबसे पहला H2S से H2G उध्र्वपातन, सेकंड है H2 लिक्विड से H2G वाष्पन, फिर H2S से H2 लिक्विड गलन, लिक्विड से गैस मित स्थायी स्टेट। उध्र्वपातन का कर्व है आपका AO, वाष्पन का है OB, गलन का है OC और मित स्थायी है आपका OA'। तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकालेंगे? F = C - P+2। मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है वो 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो C तो आपका हमेशा 1 रहेगा। 2 प्रावस्था साम्य है तो फेज कितनी हो गई? 2। तो आपने वैल्यूज रख दी तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास 1। थर्ड है आपकी 3 प्रावस्था साम्य, H2 सॉलिड, H2 लिक्विड और H2 गैस। 3 प्रावस्था साम्य त्रिक बिंदु O पर होता है जहाँ पर तीनों स्टेट आपकी क्या होंगी? साम्य अवस्था में होंगी। तो F = C - P+2।
तो अब यहाँ पे आपका सी तो बनी रहेगा, 3 प्रावस्था साम्य में है तो P इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 तो +2 तो आपका हो गया F इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे तीनों स्टेट आपकी साम्य व्यवस्था में आएंगी वहाँ पे आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा आपका F इज इक्वल टू 0। तो सिंगल स्टेट 1 कंपोनेंट 1 फेज था तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था। जब 2 प्रावस्थाएं साम्य में थी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था, और जब तीनों प्रावस्थाएं साम्य में है तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 है। तो 1 एक साम्य प्रावस्था साम्य, 2 प्रावस्था साम्य और 3 प्रावस्था साम्य के बारे में आपने पढ़ा, और यहाँ पे आपके किस किस कर्व में क्या क्या है उसके बारे में स्टडी की। नेक्स्ट क्लास टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।